लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता सरोदे। एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलबीएस कॉलेज आपके लिए लेकर आया है 12th फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट से, स्थिर विद्युत जो कि आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी से हमने पॉइंट लिया है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हम लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी पढ़ चुके हैं। उसी की आज जो हम स्थिति पढ़ने वाले हैं वो है हमारी निरक्षीय स्थिति। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। हमने अक्षीय स्थिति लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम जो व्यंजक देखने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे विद्युत द्विध्रुव पूछा गया है तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, उसके बाद आप निरक्षीय या अक्षीय स्थिति जो भी पूछी गई है उसके लिए सॉल्व करेंगे। आज हम निरक्षीय स्थिति सॉल्व कर रहे हैं। निरक्षीय स्थिति जो है उसको निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन में निरक्षीय स्थिति की जगह पे अनुप्रस्थ स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इंग्लिश में बात करें तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं या इक्वाटोरियल पोजीशन इसको बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये हमारे माइंड में जब हम क्लियर होना चाहिए जब हम निरक्षीय स्थिति कर रहे हैं कि अब हमको जो भी पॉइंट लेना है, जैसे कि हम पी पॉइंट लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो वो पॉइंट हमको अब एक्सिस में नहीं लेना है। ठीक है, अगर हमको एक्सिस में नहीं लेना है, जैसे हम देख लें डायग्राम के थ्रू, ये हमारा ए बी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे बोल सकते हैं हम इसको? ए और बी के बीच में पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस है, भले ही अल्प दूरी है, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, ए और ए मिलके 2a हमने इसकी डिस्टेंस ले ली। ओके, इसके बाद ए वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, बी वाले पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज है। मतलब इनके विजातीय आवेश हैं पर परिमाण में सेम है क्योंकि हमने Q1 Q2 नहीं लिया है। ओके, तब ये क्या मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं या द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव हमारा बन गया। इसके बाद अब हमको एक्सिस में नहीं लेना है पॉइंट को, तो हम एक्सिस में ना लेके इस बार क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमने एक परपेंडिकुलर ये पॉइंट पी लिया है। ओके, कहाँ से, ये जो हमारा डाइपोल है उसका जो मिड पॉइंट है ओ पॉइंट, उससे आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। ठीक है, जिस पे हमको क्या करनी है, आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इनकी डिस्टेंस की बात करें तो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस ए हो गई, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस भी हमारी ए हो गई। चूंकि हमारे अब ये परपेंडिकुलर में है तो एंगल ओ जो है हमारा ट्राइंगल ओ पी बी में एंगल जो ओ है वो 90 डिग्री रहेगा। सेम एज इट इज इधर वाले भी जो ओ पी बी ए है हमारा, उसमें भी हमारा ओ एंगल 90 डिग्री रहेगा। अगर बात करें एंगल ए और एंगल बी की तो इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है कि एंगल ए हमारा थीटा है, एंगल बी भी हमारा थीटा है। ओके, ये हमारा हो गया डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको डायग्राम बनाने के बाद लिखना होता है। अब हम बात करें कि हमने परपेंडिकुलर लिया है एक पॉइंट P, तो उसके घटक भी हो सकते हैं। तो हम दो कंपोनेंट्स या दो अलग अलग घटकों में इसको विभाजित करेंगे। एक होगा हमारा वर्टिकली और एक होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास E1 और E2 के अलग अलग डायरेक्शंस आती हैं। पहले हम बेसिक डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमारी बेसिक डायरेक्शन पहले जब हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट है तब हमारी बेसिक डायरेक्शन क्या है। तो जैसे हमारा ये पॉइंट P है तो इसका जो E1 फील्ड होगा वो इस साइड है। ओके, मतलब आपके माइनस क्यू चार्ज के जस्ट अपोजिट। इसके बाद P की बात करें तो ये आपके प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में रहेगा E2 चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में रहेगा। ये हो गया। इसके बाद जब हम घटक में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है साइन कंपोनेंट और एक होता है कॉस कंपोनेंट, जिसको हम वर्टिकली साइन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और हॉरिजॉन्टली अगर हम डिवाइड करते हैं तो कॉस कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। उसका डिवाइडेशन देख लेते हैं। उसका डिवाइडेशन यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ किया है। ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारी सिचुएशन है।
P पॉइंट है, E1 की बेसिक डायरेक्शन ये है, E2 की बेसिक डायरेक्शन ये है। अब हम इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग अलग डिवाइड करते हैं। वर्टिकल जब हम करने गए तो वर्टिकल में हमको E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट चले जाएंगे क्योंकि वर्टिकली लेने हैं हमको, ओके। इसके बाद जब हम कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में आते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आते हैं तो हमको E1 और E2 के कॉस थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा B पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण हमारी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। इसीलिए हमारे जो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा है वो सेम डायरेक्शन में जाते हुए होंगे। अब अगर हम बात करें कि जब भी हम टोटल निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम टोटल निकालेंगे तो टोटल E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि E1 साइन थीटा जो है और E2 साइन थीटा जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके चलते वो लोग क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। इसीलिए जुड़ने वाले कौन से कंपोनेंट है, हमारे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है, जो कि E1 का भी है और E2 का भी है। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, उसमें हमने पहले भी मैंने प्रोसेस बताई थी कि हमको व्यंजक को सॉल्व कैसे करना है। अभी भी हमारी प्रोसेस सेम है। जैसे हम पहले ए पॉइंट के लिए मतलब ए पॉइंट पे जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज या नेगेटिव क्यू चार्ज, जो भी चार्ज है, उस चार्ज के कारण हमको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके बाद सेम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर उसके बाद रिजल्टेंट या फिर परिणामी निकालेंगे। ऐसी की ऐसी प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। देखिए लिखा हुआ है बिंदु ए पर पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, चूंकि हम पहले पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ए के लिए, इसलिए हम पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए E1 लेके चल रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP का जो स्क्वायर है हमारा, हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस आएगी हमारी, A से लेके P तक की डिस्टेंस। ए से लेके पी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर या फिर लंब क्या है, आर, और आधार या फिर बेस क्या है, ए, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन आपका लंब का वर्ग। इसी के थ्रू हम AP की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो AP हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ या फिर हाइपोटेनियस हुआ। इज इक्वल्स टू आधार हमारा है ए स्क्वायर प्लस लंब हमारा है आर स्क्वायर। कर्ण का चूंकि स्क्वायर है तो हम कर्ण की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एज इट इज हमको आगे काम आएगा BP का डिस्टेंस, B से लेके P तक की डिस्टेंस। तो B से लेके P तक की डिस्टेंस भी जब हम निकालने जाएंगे, हमको 90 डिग्री एंगल यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब BP भी हमारा क्या है, कर्ण है या फिर हाइपोटेनियस है। उसकी भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, चूंकि इसका भी बेस A है और लंब R है, उसकी भी वैल्यू आएगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ओके। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है या फिर कर्ण है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गए हम AP का स्क्वायर। AP की वैल्यू अभी हमने निकाली आर स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में ए स्क्वायर। E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आपका इंटू Q अपॉन AP की वैल्यू रखी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चूंकि AP पे स्क्वायर है तो वापस से आपका स्क्वायर लग जाएगा, बट स्क्वायर के कारण हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो E1 की जो हमारी आगे वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ओके। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करते हैं बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 निकलेगा, क्योंकि बिंदु B है, सेकेंड वाला हमारा पॉइंट है। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन डॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर। अभी हम देख के आए हैं कि AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कर्ण है या हाइपोटेनियस है। तो BP की भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ओके।
यहाँ पे भी सेम होगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, हमारी इक्वेशन सेकंड E1, इक्वेशन थर्ड E2 निकल चुकी है। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट या फिर परिणामी। परिणामी के लिए हमने समीकरण 1 जो हमारा समीकरण था जब हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया है, देख सकते हैं आप, कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद हमारी परिणामी क्या आई थी, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इसी को हम आगे लेके चलेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू है, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा के जो कंपोनेंट है वही बस जुड़ेंगे, sin थीटा के जो कंपोनेंट है अपोजिट होने के कारण कैंसल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से अगर हम देखें, हमारी द्वितीय और तृतीय जो समीकरण है कौन कौन सा है, उसमें E1 की वैल्यू है और हमारे पास E2 की वैल्यू है। बट हम यहाँ से देख सकते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है, सेम आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि AP और BP की डिस्टेंस हमारी सेम थी, दोनों ही कर्ण थे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, E1 इज इक्वल्स टू E2, क्योंकि हमारी दोनों की वैल्यू सेम है। डजंट, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर मैं E2 को E2 लिखूं और E1 को E1, मैं E1 को E1 और E2 को भी E1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे भी अगर मैं E1 करूँ तो मेरे कितने E1 हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा। यही मैंने आगे सॉल्व किया है, E इज इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। ओके, E1 की वैल्यू मेरे पास है, मैं रख देती हूँ। E1 की वैल्यू जो हमारी निकली है, कोई सी भी रख सकते हैं क्योंकि सेम है, ये भी और ये भी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुई हमारी E1 की वैल्यू। 2 हमारा एज इट इज है, cos थीटा हमारा ये कंपोनेंट के कारण आया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, cos थीटा आया है। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमको थोड़ा सा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो हमारे पास डायग्राम क्या था, अगर हम यहीं पे बनाएं तो ये हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये बेस है A और ये है आपका R जो कि लंब है या परपेंडिकुलर है, और पॉइंट P आपका इस तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ओके, cos थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है, आधार बटे कर्ण से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको बेस या हाइपोटेनियस भी हम बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। निकालेंगे वैल्यू तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, a। ओके, तो बेस की वैल्यू रखी है मैंने a, अपॉन में क्या है कर्ण या हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई हमारी, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा है √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, इसकी जो हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है वो हमको रखनी है इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 4 था 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। इसकी जगह पे हमको क्या रखना है, a अपॉन √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पुट करना है। जब हमने a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पुट किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं ऑलरेडी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इसी के साथ अगर हम एक बार रूट वाला r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जोड़ लेंगे तो रूट का मतलब क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कितनी पावर, 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 पावर, और प्लस में ये वाली पावर भी ऐड हो जाएगी +1 वाली, तो वो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2। ओके, तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4πε0 2QA, ए ये वाला है हमारा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अब हमारे पास कितनी पावर होगी, 3/2। ओके, 2QA जो हमारा ये ऊपर आ रहा है, 2QA को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट या फिर द्विध्रुव आघूर्ण। लास्ट लेक्चर में मैंने द्विध्रुव आघूर्ण को भी बताया है, आप देख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, कुछ नहीं करना है, 2QA जो है वहाँ पे हमको डाइपोल मोमेंट या फिर P क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2 एज इट इज हमारा है। आगे सॉल्व करते हैं। हमारी जो R वाली डिस्टेंस है, R वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा जो डाइपोल है
डाइपोल के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है आर। ओके, और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में या फिर विद्युत द्विध्रुव में पढ़ के आए हैं कि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, छोटी होती है, जो कि हमारी 2a कहलाती है, और हमने यहाँ पे r लिया है। तो 2a ही अगर छोटी है तो a तो उससे भी ज़्यादा छोटी होगी। ओके, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा है कि r क्या है, a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम a को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है कि जो हमने r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जो हमारी टर्म है 3/2 वाली, जो हम अपॉन में लेके चल रहे हैं, ये वाली टर्म, इसमें से हमको a स्क्वायर को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, a स्क्वायर को हटा देना है। अगर मैंने a स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया तो मेरे पास आएगा r स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2। यहाँ से 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो r की पावर मेरी कितनी बची, क्यूब, सिर्फ 3 पावर बची। ओके, तो E इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/4πε0 P/r क्यूब। यही आपका निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। थैंक यू।